तो यहाँ महिला एक बॉक्स में फंसी हुई है और वह मुश्किल से सांस ले पा रही है और वह इस बॉक्स की दीवारों पर थपथपाने लगती है, लेकिन कोई उसे नहीं सुनता क्योंकि यह बॉक्स एक उथले कब्र में है। वह अभी जिंदा दफनाई गई थी। अब जिस आदमी ने उसे दफनाया उसका नाम मार्चिन है। वह 19 साल का है और पोलैंड के एक छोटे से शहर में रहता है। एक दिन वह दुकान पर जाता है और उसे यह महिला मिलती है। उसका नाम मिकालेना है और मार्चिन सोचता है कि मिकालेना बहुत खूबसूरत है, तो वह उससे बात करने का कोई तरीका ढूंढता है। वह उसे अपनी ओर खींचता है और वे पूरी तरह से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। तो वे डेटिंग करना शुरू करते हैं और वे प्यार में पड़ जाते हैं और बहुत जल्दी वे पैक करते हैं और पोलैंड से इंग्लैंड तक अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए चले जाते हैं। मार्चिन मिकालेना को एक हीरे की सगाई की अंगूठी के साथ प्रस्तावित करता है और वह हीरे की सगाई की अंगूठी बाद में महत्वपूर्ण बन जाएगी। खैर, वे अंततः मार्चिन के माता पिता के साथ रहने लगते हैं और स्थिर नौकरियां प्राप्त करते हैं। कुछ सालों बाद मिकालेना गर्भवती हो जाती है और उनके एक बच्चा होता है और सब कुछ ठीक लग रहा है और ऐसा लगता है कि वे एक साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी बना रहे हैं। तब किसी बिंदु पर मार्चिन अचानक अलग तरह से व्यवहार करने लगता है। जैसे उसकी व्यक्तित्व बदल जाती है, जैसे वह जिम जाने और अपने शरीर पर काम करने में बहुत रुचि लेने लगता है। कोई बड़ी बात नहीं, मिकालेना इसके बारे में कुछ नहीं सोचती। भाई बस फिट हो रहा है। लेकिन फिर वह हफ्ते में 5 बार जिम जाने लगता है और स्टेरॉयड का इस्तेमाल करने लगता है और धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगता है। वह एक तरह का बेवकूफ बन जाता है और वह और मिकालेना बहुत बहस करने लगते हैं और जब वे बहस करते हैं तो मार्चिन को इन पागल हिंसक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इस बीच जब वह जिम में कसरत कर रहा होता है, मार्चिन अन्य महिलाओं से मिलने लगता है और उनके साथ फ्लर्ट करने लगता है और बदले में वह गरीब मिकालेना को ऐसे देख रहा है जैसे वह अचानक बोरिंग हो गई हो और वह अब उसे आकर्षित नहीं कर रहा है। वह अब नहीं सोचता कि वह इतनी अच्छी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुत जल्दी उनका रिश्ता टूट जाता है और वे हर समय लड़ना शुरू कर देते हैं और जल्द ही वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होते। और मार्चिन इस बिंदु पर वह थक चुका है और मिकालेना भी थक चुकी है। वह इस सब को सहन नहीं कर सकती, तो वह मार्चिन को बताती है कि वह अपने बेटे को लेकर पोलैंड वापस जाना चाहती है। इस समय उनका बेटा लगभग 3 साल का है और मार्चिन वह इस रिश्ते का अंत बिल्कुल चाहता है। लेकिन एक समस्या है, उसे चिंता है कि मिकालेना उनके बेटे की पूरी हिरासत ले लेगी और वह पोलैंड में रहेगी जबकि वह इंग्लैंड में अपने माता पिता के साथ फंसा रहेगा और वह कभी भी अपने बच्चे को नहीं देख पाएगा। तो फिर मार्चिन मिकालेना से छुटकारा पाने और अपने बेटे की हिरासत रखने के लिए एक योजना बनाता है और एक दिन वह उस योजना को लागू करता है। वह मिकालेना को उनके साथ खरीदारी पर जाने के लिए आमंत्रित करता है और मिकालेना कहती है बिल्कुल, और वह उत्साहित है क्योंकि यह पहली बार है जब मार्चिन ने उसे लंबे समय में सकारात्मक ध्यान दिया है और वह अचानक उससे मिलने के लिए कह रहा है। यह खबर है, शायद अब उन्हें ब्रेकअप नहीं करना पड़ेगा, शायद वे एक साथ रह सकती हैं, शायद उसे पोलैंड वापस नहीं जाना पड़ेगा और वह इंग्लैंड में रह सकती है और अपने बेटे के लिए परिवार को एक साथ रख सकती है। शायद उसने अपने तरीके बदल लिए हैं और वह स्टेरॉयड का उपयोग करना और हिंसक व्यवहार करना बंद कर देगा। शायद उसने जिम में अन्य महिलाओं को देखना बंद कर दिया है और वह फिर से उसे उसी तरह देखना शुरू करेगा जैसे पहले करता था। शायद तो वह तैयार होने लगती है और बाथरूम में अपना मेकअप कर रही होती है। वह बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, शायद उनका रिश्ता सुधर रहा है और वह अभी भी अपनी सगाई की अंगूठी पहनती है क्योंकि गहराई में वह अभी भी उम्मीद कर रही है कि शायद उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एनीवे, वह अपना मेकअप करती है और बाथरूम से बाहर आती है और मार्चिन वहां हॉलवे में खड़ा होता है और अचानक वह अकेला नहीं है, उसके साथ एक दोस्त है, यह लड़का पैट्रिक, और वह कहता है, अरे पैट्रिक हमारे साथ चलने वाला है, ठीक है। और निश्चित रूप से यह ठीक नहीं है। मिकालेना निराश है क्योंकि क्या बकवास है, तुम हमारे साथ खरीदारी के लिए एक दोस्त ला रहे हो। अब यहाँ कहानी अंधेरी होती है।
अचानक मार्चिन अपनी पीठ के पीछे से कुछ निकालता है, एक स्टन गन। वह कहता है कि वह मिकालिना को दिखाएगा कि यह कैसे काम करता है। अचानक बम वह उसके गर्दन पर 300,000 वोल्ट से झटका देता है। वह फर्श पर गिर जाती है और जबकि वह नीचे है, मार्चिन उसे झटका देता रहता है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वह उठ न सके। मार्चिन और पैट्रिक वे उसके पैरों और कलाइयों को टैप करते हैं। वह हिल न सके, वे उसके मुंह को टैप से बंद कर देते हैं। फिर वे उसे आखिरी बार झटका देते हैं, यह एक अंतिम अपमान हो। वे उसे एक बड़े बॉक्स में डालते हैं और उस बॉक्स को सील कर देते हैं और उसे पैट्रिक की कार के ट्रंक में लोड कर देते हैं। और वे बहुत दूर जंगल के गहरे हिस्से में जाते हैं जहां कोई उन्हें नहीं देख सकता। और वे कार से बॉक्स निकालते हैं और उसे एक पहाड़ी पर ले जाते हैं और फिर उसे जमीन में एक गड्ढे में फेंक देते हैं, एक उथली कब्र जो उन्होंने पहले से खोदी थी क्योंकि वे इसके लिए कुछ समय से योजना बना रहे थे। फिर वे उस बॉक्स को खोदने के लिए लाए गए फावड़ों से दफनाना शुरू करते हैं। अब इस बॉक्स के अंदर मिकालिना वह बहुत घबरा रही है। वह बाहर मिट्टी की आवाज सुन सकती है जो कार्डबोर्ड पर गिर रही है और अचानक उसे एहसास होता है कि उसे जिंदा दफनाया जा रहा है। वह इससे कैसे बाहर निकलेगी? मार्चिन और पैट्रिक ने बॉक्स को दफनाना खत्म किया और उन्होंने 88 पाउंड एक पेड़ की टहनी खींची। उन्होंने इसे कब्र के ऊपर रख दिया ताकि वह बाहर निकलने का कोई रास्ता न हो। वह हंसी हुई है और फिर वे चले जाते हैं, कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। मिकालिना को वहां बॉक्स में जमीन के नीचे छोड़ देना ताकि वह धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से जीवित न रहे। लेकिन बात यह है, मिकालिना बहुत डर गई है, लेकिन वह आज मरने की कोशिश नहीं कर रही है। वह इससे बाहर निकलने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। इसलिए वह वहां बॉक्स में चुपचाप इंतजार करती है जब तक कि उसे यकीन न हो जाए कि मार्चिन और पैट्रिक चले गए हैं। जब वह सुनिश्चित हो जाती है तो वह भागने का कोई भी तरीका खोजने लगती है और तभी उसे याद आता है कि वह अभी भी वह हीरा एंगेजमेंट रिंग पहने हुए है जो मार्चिन ने उसे दी थी। तो वह इसे उतार देती है और इसके हीरे के तेज किनारों का उपयोग करती है और अपने कलाई के चारों ओर टेप पर घर्षण पैदा करती है। और बम वह टेप काट देती है और फिर वह वही करती है और अपने पैरों के चारों ओर से टेप काट देती है। फिर वह अपने ऊपर के कार्डबोर्ड की छत को काटने और छेड़ने लगती है जब तक कि वह उसमें एक छोटा छेद नहीं काट लेती। फिर मिकालिना बस उसे घूंसे मारने लगती है जब तक कि वह उसमें से घूंसा नहीं मार देती। और वह लगातार घूंसे मारती रहती है और अंततः वह एक ऐसा छिद्र बना लेती है जो उसके सिर के लिए बड़ा होता है। और वह जितना हो सके मिट्टी के माध्यम से खुद को ऊपर धकेलती है जब तक कि अंततः उसका सिर जमीन से बाहर नहीं आता, वह ज़ोंबी की तरह मृतकों से उठ रही हो। बॉक्स से बाहर निकलने के लिए हिलाती है और मिट्टी के टीले पर रखी पेड़ की शाखा के नीचे से निकल जाती है बाहर। वह लगभग 1 घंटे तक जिंदा दफन रही थी और वह मिट्टी में ढकी हुई है और पूरी तरह से थकी हुई है, लेकिन वह जिंदा है। लेकिन अब समय बीत चुका है और अंधेरा हो गया है और वह जंगल के गहरे हिस्से में है। उसे यह नहीं पता कि वह किस नरक में है, लेकिन फिर उसे दूर से संगीत सुनाई देता है और यह बहुत तेज नहीं है, वह जरूर इसे सुन सकती है। इसलिए वह आवाज की ओर चलना शुरू करती है और यह पास के एक पब से आ रही है। अब जब वह पब तक पहुंचने से पहले सड़क पर पहुंचती है तो वह एक गुजरती कार को रोकती है और उन्हें बताती है कि क्या हुआ। इसलिए वे पुलिस को बुला लेते हैं। तो पुलिस जांच करते हैं, पैट्रिक के घर पता लगाते हैं, जाते हैं। मार्चिन और पैट्रिक होते हैं। बम मार्चिन को गिरफ्तार कर लेते हैं और बम वे पैट्रिक को भी पकड़ते हैं। मग शॉट्स नहीं है, लेकिन मार्चिन असल जिंदगी में कैसा दिखता है और यहाँ पैट्रिक असली जीवन में कैसा दिखता है, और इसलिए दोनों को अपहरण का दोषी ठहराया जाता है और मार्चिन को हत्या के प्रयास का भी दोषी पाया जाता है। तो पैट्रिक को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, जबकि मार्चिन को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अच्छा,